सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फोर्थ चैप्टर क्लास 11th का, या फिर पुरानी बुक के हिसाब से हम कह सकते हैं कि फिफ्थ चैप्टर, जो कि है आपका लॉज ऑफ मोशन। तो लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो जैसे कि न्यूटन्स के लॉ होते हैं, इक्वेशन मोशन हमने पहले पढ़ लिए हैं। तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, और उस लॉज ऑफ मोशन का कैसे कैसे एप्लीकेशन होगा वो सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद अब देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट टॉपिक है आपका पॉइंट मास। पॉइंट मास किसे कहते हैं? देखिए, पॉइंट मास वैसे पहले हमने थर्ड चैप्टर में भी पढ़ लिया है। देखिए, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर एज अ पॉइंट मास इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। कहने का मतलब है कि पॉइंट मास किसको कहते हैं कि जब कोई मोशन होता है तो उस टाइम पे वो अपने साइज के हिसाब से, मतलब कि बहुत ही छोटा, मतलब पॉइंट मास को बोलेंगे कि जो जिसका सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मास, उसको बोलते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास यानी कि जिसके साइज से उस पर ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है ना? तो उसको बोलते हैं पॉइंट मास। पॉइंट मास हम बहुत बार यूज़ करेंगे, जैसे पॉइंट मास और बॉडी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ था। तो जैसे थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे पॉइंट मास क्या होता था? पॉइंट मास यानी कि जिसके पास सिंगल एक मास है, सबसे छोटा मास, सबसे छोटा 1 यूनिट मास कह सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट मास। और ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट जिसके पास बहुत सारे ढेर सारे पार्टिकल्स होते हैं, ढेर सारे पॉइंट मासेस होते हैं, या ढेर सारे पार्टिकल होते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पॉइंट मास और ऑब्जेक्ट में। चलिए, अब न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला टॉपिक आज का आपका है इनर्शिया, क्योंकि न्यूटन्स लॉ हमको तभी समझ में आएगा जब पहले समझ में आएगा इनर्शिया। ओके, चलिए अब देखते हैं इनर्शिया क्या चीज़ होती है। जब आपको मैं फिजिकल वर्ड चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे इनर्शिया का थोड़ा बहुत मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इनर्शिया होता क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको उस टाइम पे कहा था, जो हमारी पूरी यूनिवर्स है ना, उसमें दो ही चीज़ें हैं, एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। एक होता है मैटर और एक होता है एनर्जी। तो अब जो मैटर होता है, मैटर के पास होता है मास, और एनर्जी को हम रेडिएशन भी कह सकते हैं, है ना? इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, रेडिएशन। इन दोनों में अंतर क्या है कि मैटर या मास किसके पास मैटर किसको बोलते हैं? जिसके पास मास होता है, चाहे वो दिखे ना दिखे। जैसे एयर दिखती नहीं है लेकिन उसके पास मास है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है लेकिन उसके पास मास है। प्रोटॉन दिखता नहीं है लेकिन मास है ना? बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल जो हैं वो हमको दिखते नहीं, लेकिन उसके पास मास हो सकता है। तो ऐसी चीज जिसके पास मास होता है उसको बोलते हैं मैटर, और ऐसी चीज जो जिसके पास मास नहीं होता है उसको बोलते हैं एनर्जी, लेकिन वो अब अगर अगर वो काम कर सकती है तो उसको बोलते हैं एनर्जी। तो इस मास के दो कैरेक्टर होते हैं, इस मास के दो कैरेक्टर होते हैं। एक कैरेक्टर होता है इनर्शिया, एक कैरेक्टर होता है इनर्शिया, और एक कैरेक्टर होता है चार्ज। बस यहाँ पर से आपकी चीज़ें आ चुकी हैं। चार्ज के बारे में आप क्लास 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। यानी कि जिसके पास भी मास है उसके पास इनर्शिया है, जिसके पास भी मास है उसके पास इनर्शिया है। ओके, तो इनर्शिया क्या चीज़ होता है? इनर्शिया वर्ड अब किससे आया है, पहले इसको देखते हैं जरा सा। इनर्शिया, ओके, इनर्शिया देखिए, इनर्शिया वर्ड देखिए, यहाँ पर ये वर्ड है इनर्ट, है ना? इनर्ट से निकल के आया है इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब कि जैसे कि कोई निष्क्रिय टाइप की, कोई अक्रिय, इनएक्टिव टाइप का जो है उसको बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट यानी कि निष्क्रिय जिसको बोलेंगे, है ना? या हम इसको बोलेंगे कि एबिलिटी टू डू नथिंग, एबिलिटी टू डू नथिंग। ठीक है, जिसके पास कुछ भी करने की एबिलिटी ना हो, जिसके पास कुछ भी करने की एबिलिटी ना हो, इनएबिलिटी जिसको बोलेंगे उसको बोलेंगे इनर्शिया। अब इनर्शिया जैसे एग्जांपल के लिए और इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये पेन मैंने यहाँ पर रखी है, तो ये जो पेन है इसके पास अभी इनर्शिया है, क्योंकि इस पेन के पास मास है तो डेफिनेटली इसके पास इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या चीज होगा? इनर्ट। ये पेन ऐसी ही बने रहेगी, ऐसी, कब ना कहीं हिलेगी ना डुलेगी, तो इसके पास अपने आप चलने की ताकत नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसके पास इनर्शिया है ना? तो इनर्शिया क्या होता है? इसके पास इतनी ताकत नहीं है कि ये खुद चल सके, तो इसको बोलेंगे हम इनर्शिया। ठीक है, या इसके पास अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है और मान लो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ग्रेविटी है ही नहीं, तो ये चलते ही रहेगा, कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ठीक है, इसको कोई रोकने वाला होगा ही नहीं, तो इसको बोलेंगे इनर्शिया। तो इनर्शिया किसकी वजह से आता है? मास की वजह से। तो जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास होता है उसके पास क्या आ जाता है? इनर्शिया। सो बच्चों, आप देखते हैं इनर्शिया की डेफिनेशन क्या कहती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी
ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेज द चेंज ऑफ इट सेल्फ स्टेट, यानी कि जो भी उसकी स्टेट है, जो भी उसकी स्टेट है, स्टेट मतलब कि उसकी कंडीशन ऑफ मोशन, चाहे स्टेट उसकी रेस्ट भी हो सकती है, स्टेट उसकी मोशन भी होती है। तो इनर्शिया क्या कहता है कि जो उसकी स्टेट होती है उस स्टेट को वो चेंज नहीं होने देता। इनर्शिया उसका क्या नहीं होने देता, उसका उसको अपोज करता है, उसकी स्टेट को अपोज करता है चेंज होने से। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि ये पेन चल रही है इस तरह से, ये पेन हवा में कहीं पर इस तरह से चल रही है, तो ये पेन चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, इसको कोई रोकने वाला होगा ही नहीं, इसको कोई रोकने वाला होगा ही नहीं, है ना। अगर अर्थ यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगाए तो ये बॉडी हमारी कंटिन्यूसली चलती रहेगी, इसको कोई रोकने वाला नहीं है ना। तो जब तक ये बॉडी कंटिन्यूसली जिंदगी भर चलती रहेगी आगे को, है ना, जब तक इस पर कोई और फोर्स नहीं लगाता है। तो कहने का मतलब ये क्यों चल रही है, क्योंकि ये खुद, इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि खुद रुक सके, तो इसी को भी बोलते हैं इनर्शिया। या अगर कोई बॉडी रुकी हुई तो इसके पास ये एबिलिटी नहीं है कि खुद चल सके, इसको ही बोलते हैं इनर्शिया, है ना। तो इनर्शिया का मतलब होता है कि जब वो अपनी स्टेट को खुद चेंज नहीं करती है, ठीक है, अपोज करती है अपने स्टेट को चेंज होने का, तो उसको ही बोलते हैं इनर्शिया। ओके, तो अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है जरा देखते हैं। तो इनर्शिया को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। किसके पास कितना इनर्शिया होगा वो इससे डिपेंड करेगा। जैसे जितना ज़्यादा मास होगा उसके पास उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उसके पास उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। कैसे इसको समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक चींटी है, एक चींटी है छोटी सी, ठीक है, ये चींटी है, ठीक है। अब ये चींटी के पास अगर मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ तो ये बहुत ही जल्दी अपने रेस्ट वाले जो पोजीशन है उसको चेंज कर देगी। मैंने इसको जो है फोर्स लगाया ऐसा करके, तो ये चींटी यहाँ पर से आगे बढ़ चुकी है ना। तो इसको हल्का सा फोर्स देने पे ये बॉडी आगे चले जा चुकी है। अब यहीं पर मैंने एक बहुत बड़ा सा हाथी बना दिया, बहुत बड़ा सा हाथी बना दिया 4 पैरों वाला, ठीक है, यह हाथी बना दिया। अब ये हाथी को जब मैंने बनाया यहाँ पर, तो अब ये हाथी को क्या मैं एक उंगली से फोर्स लगा के हिला सकता हूँ, नहीं हिला सकता। क्यों, क्योंकि ये नहीं हिलना चाह रहा है, ये ज़्यादा अपोज कर रहा है अपने मोशन का। ज़्यादा अपोज क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है। इसका इनर्शिया ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है हमारा इनर्शिया वेरी करता है। कैसे वेरी करता है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। अब चलो ये तो होगी रेस्ट की बात, जब ये दोनों रेस्ट पे थे। अब इसका अपोजिट देखते हैं। मैंने कहा कि एक चींटी चलते हुए आ रही है, ठीक है। अब इसको मुझे रोकने के लिए मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, मैंने लगाया 0.1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये चींटी रुक गई। अब एक हाथी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ते हुए आ रहा, क्या 0.1 न्यूटन की स्पीड से वो रुक जाएगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। क्यों, क्योंकि उस हाथी को रोकने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो उसका इनर्शिया है वो इनर्शिया मोशन में है। तो चाहे मोशन में हो या रेस्ट में हो, इनर्शिया ज़्यादा मास वाले का ज़्यादा ही होगा। जिसके बाद ज़्यादा मास है उसके बाद ज़्यादा इनर्शिया होगा। कहने का मतलब है उस हाथी को रोकने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उसका इनर्शिया मोशन ज़्यादा है अभी, है ना। चलाते टाइम भी मुझे उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ा था और रोकते टाइम भी मुझे उसको ज़्यादा फोर्स देना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि उसका इनर्शिया दोनों ही केसेस में ज़्यादा होगा। कुल मिला के इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे, यानी कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। तो बच्चों हम इनर्शिया के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जैसे इनर्शिया हैज़ नो यूनिट, इनर्शिया की कोई भी यूनिट नहीं होती है ना। और इनर्शिया हैज़ नो डायमेंशन, जब यूनिट ही नहीं होती तो उसकी डायमेंशन कहाँ से होगी। तो इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं होती है और इनर्शिया की कोई डायमेंशन नहीं होती है, एक फैक्टर हो गया। दूसरा एक और पॉइंट बताते हैं इसके बारे में। जैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और कोई बॉडी मोशन पे है, तो दोनों ही केसेस में उनका इनर्शिया सेम होगा, दोनों ही केसेस में उनका इनर्शिया सेम होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास, 2 बॉडी है उनका मास सेम है, 2 बॉडीज है उनका मास सेम है। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरी बॉडी मोशन पे है, तो उन दोनों का इनर्शिया सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि जो इनर्शिया होता है वो किसका, मास पे डिपेंड करता है, बस किसी की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो समझ में आया था क्या कहा मैंने, 2 बॉडीज ऑफ इक्वल मास, one is in motion and another one is rest, has same inertia because it is a factor of mass only and it does not depends upon the velocity. सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ इनर्शिया, हमारे इनर्शिया कितने टाइप का होता है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर इनर्शिया जनरली आपकी बुक में 3 भी दिया रहता है, आपकी बुक में 4 भी दिया रहता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर 4 टाइप का इनर्शिया पढ़ेंगे। तो फर्स्ट होता है यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकेंड यहाँ पर होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये तो क्लास 9th में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। थर्ड होता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन जनरली आपकी 11th की बुक में देखे जाते हैं। बट एक और यहाँ पर मैं इनर्शिया आपको बताना चाह रहा हूँ, इनर्शिया ऑफ रोटेशन।
चलिए अब देखते हैं इन तीन चीज़ों को पढ़ते हैं। अगर हमने ये तीन चीज़ें पढ़ दी तो आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आराम से बिना पढ़े भी हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपका वो समझ में आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। देखिए, जैसे कि इनर्शिया मैंने कहा था इनएबिलिटी होती है किसी भी बॉडी की जो उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं होने देती है ना। जैसे अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, अगर कोई बॉडी यहाँ पर रुकी हुई है, ये फ्लोर है, यहाँ पर कोई बॉडी रुकी हुई है एम मास की, ठीक है। तो अब ये बॉडी के पास ये एबिलिटी नहीं है कि खुद चल सके, तो इसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं, है ना। तो इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ its state of rest. This means a body at rest remain at rest and cannot start moving by its own. कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका थोड़ा बहुत हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आप एक बस पे खड़े हो, ये आपकी एक बस है, आप उस बस पे खड़े हो, ठीक है, आपको सीट नहीं दी गई है और आप बस पे चुपचाप से खड़े हो, अभी बस चलना स्टार्ट नहीं हुआ, बस वो सवारी भर रही है, लेकिन सवारी भरते भरते आप उसमें एक्स्ट्रा आ चुके हो और आप चुपचाप से खड़े हो, मोबाइल चला रहे हो वहाँ पर, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब बस वाले का टाइम हुआ और बस वाला जाना चाह रहा है, स्टार्ट करना चाह रहा है, तो बस वाले ने वहाँ पर से एक्सीलेटर दबाया और एक्सीलेटर दबाते ही अगर आपने किसी चीज़ को पकड़ के रखा है और आप सिंपली वहाँ पर स्टैंड अप यानी कि खड़े हुए हो, तो वहाँ पर आप क्या होगा, जैसे कि ये बस मान लो यहाँ को चलना चाह रही है, तो आप इस तरह से खड़े हो तो आपकी बॉडी कहाँ को जाने की कोशिश करेगी, पीछे को, यानी कि आप गिर जाओगे पीछे की तरफ को, है ना। क्यों गिरते हो वहाँ पर, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट में ही रहना चाहती है, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट पे ही रहना चाहती है, लेकिन गाड़ी कहाँ जाना चाह रही है, आगे, क्योंकि गाड़ी को तो फोर्स मिल चुका है, गाड़ी तो एक्सीलेट हो चुकी है। तो गाड़ी जब आगे को चलती है तो तुम्हारी बॉडी क्या ट्राई करती है कि तुम्हारी बॉडी वहीं पर ही रहे, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से तुम पीछे की तरफ को गिर जाओगे, है ना। ये एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है। या आप एक एक्सपेरिमेंट घर में भी इसको भी कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका एक ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर से आपने कोई भी एक सॉलिड कोई एक गत्ता रख दिया, है ना। आपकी कोई भी गत्ता रख दिया हल्का हल्का सा, ठीक है, जैसे आपकी कॉपी का कोई गत्ता रख लिया, उसके ऊपर तुमने एक कॉइन रख लिया, ठीक है, 5 रुपये का कॉइन, 10 रुपये का कॉइन, कोई भी कॉइन रख लो, ठीक। उसके बाद आप इसको स्लाइडली क्या करते हो, जैसे आपने यहाँ पर ये रखा, तो इस गत्ते को बिल्कुल हाई स्पीड में इस तरह से थ्रो करना, हाई स्पीड में इसको सीधे इसकी हॉरिजेंटली फेंकने की कोशिश करना इस डायरेक्शन में। तो जैसे आप फेंकने की कोशिश करोगे तो ये सिक्का कहाँ पर गिर जाएगा, नीचे, है ना, सिक्का कहाँ पर गिर जाएगा, नीचे। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि वो सिक्का वहीं पर ही रहना चाहता है, लेकिन तुमने नीचे की जो गत्ता है उसको हटा दिया है और सिक्का उसके सामने चिपक के ग्लास में गिर जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। या और भी आपके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जो है आपने एक घर का कंबल या हम कह सकते हैं कि कोई जो आपका गद्दा है उसको इस तरह से सुखाने के लिए एक उसमें लटकाया हुआ है, ठीक है, एक कंबल लटकाया हुआ, बहुत ही ज़्यादा धूल हो रखी है उसमें, है ना। इस तरह से आपने लटकाया हुआ है कंबल को। अब उसके बाद क्या करते हो, आप एक मोटा सा डंडा ले जाते हो और उस डंडे से इसको हिट करते हो, बहुत ज़ोर से। तो जब आप हिट करते हो तो क्या होता है कि जो डस्ट के पार्टिकल होते हैं वो तो सब रेस्ट में रहने की कोशिश कर रहे हैं, और जब आपने हिट किया इस कंबल को हिट किया तो एक कंबल को एक फोर्स मिलेगा और कंबल आगे जाने की कोशिश करेगा। और लेकिन जो यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल थे वो डस्ट के पार्टिकल को पता थोड़ा है कि ये मारने वाला है ना, तो डस्ट के पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब कंबल आगे जाएगा तो डस्ट के पार्टिकल वहाँ पर छूट जाते हैं, है ना, तो वो डस्ट उससे बाहर निकल जाती है। तो तब आप देखते हो कि जब आप उसको बहुत जोर से हिट करते हो तो धूल के पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो धूल के पार्टिकल रेस्ट पर रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट अब देखते हैं यहाँ पर इसकी टाइप्स ऑफ इनर्शिया की सेकंड डेफिनेशन, जो कि है आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। देखिए, इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट था एग्जैक्टली सेम इसका अपोजिट इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या कहा मैंने, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो ये क्या है, ये एक इनएबिलिटी है किसी भी पार्टिकल या किसी भी बॉडी के यूनिफॉर्म मोशन के को चेंज करने में। कहने का मतलब है अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो लगातार स्ट्रेट लाइन में ही चलने की कोशिश करेगा अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट, है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल देखिए, अगेन हम बस वाला एग्जांपल लेके चलते पहले।
एक बस चल रही है बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, ये एक बस है। तो अब बस मान लो इस डायरेक्शन पे चल रही है, बस की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड कंटिन्यूस, बस की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड कंटिन्यूस एक स्पीड से चल रहा, या 60 किलोमीटर पर आवर कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड में ऑटोमेटेड मोड में बिल्कुल आराम से चल रही है ना। अब तुम उस बस पे खड़े रहो बैठे हो, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम रेस्ट पे हो या मोशन पे हो, है ना। बिल्कुल एकदम से मतलब तुमको फर्क ही नहीं पड़ेगा बस चल रही है रुक रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल खड़े होकर मोबाइल चलाओ, किसी चीज़ को आपने पकड़ा है नहीं पकड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो भी 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में है और बस भी 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में है। तो देखा जाए तो बस के हिसाब से तुम रेस्ट पे हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब जब एक बार बस चलने लग जाती है और यूनिफॉर्म मोशन से चल रही होती है तो तुमको ना आगे को झटका लगेगा ना पीछे को झटका लगेगा, एक ही जैसे स्पीड से तुम चलोगे। अब क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर ये बस में तुम खड़े थे, तुमको अगेन सीट नहीं मिली थी और बस पे तुम इस तरह से खड़े थे, ठीक। अब क्या हुआ कि ये बस वाले के आगे से अचानक से रोड में एक कुत्ते ने यहाँ पर इसको रोड को क्रॉस किया, ठीक है। अचानक से कुत्ता अचानक से दौड़ के आया, बस वाले ने बिल्कुल यहाँ पर पावर ब्रेक लगाया और बस वाला बिल्कुल विद इन 5 सेकेंड में नहीं, विद इन 2 सेकेंड 60 से स्पीड में आ गया 0 मीटर पर सेकेंड, रोक ली बस वाले ने। तो अब देखो हो क्या रहा है, तो जब ये बस वाला अचानक से ब्रेक लगा रहा है तो तुम्हारी बॉडी क्या है, वो कंटिन्यूसली मोशन में है 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब बस वाला अचानक से बस को रोक रहा है, तो अब क्या हो रहा है कि जब तुम उसमें खड़े हो तो तुम्हारी बॉडी क्या ट्राई कर रही है, क्या तुम्हारी बॉडी 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आगे को ट्रैवल करने की कोशिश कर रही है। बट बस तो रुक चुकी है, बस तो रुकना चाहती है लेकिन तुम्हारी बॉडी नहीं रुकना चाह रही है। तो अब बिल्कुल तुम 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बस में आगे की तरफ को गिर जाओगे, है ना। और आगे से मान लो कोई चीज़ है तो तुमको लग भी सकती है। तो कुल मिला के तुम्हारी बॉडी 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बस में आगे को चली जाएगी और हो सकता है तुमको वहाँ पर एक्सीडेंटली कुछ लग भी जाए, है ना। अब कभी कभी इसका और एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल, अब दूसरा एग्जांपल, तुम एक बस में खड़े हो या बस में बैठे हो, ठीक है। तुमने बस के कंडक्टर को कहा भैया मेरा स्टॉप आ गया, रोक दो बस को, रोक दो, है ना। अब बस वाला सुन ही नहीं रहा है, कंडक्टर ने हेडफोन लगा के गाने सुन रहा है कंडक्टर, है ना। तुमने कहा यार बस की स्पीड तो थोड़ा बहुत कमी है, 5 मीटर पर सेकेंड है, कोई बात नहीं मैं यहाँ पर से जंप कर सकता हूँ, है ना। तुमने वहाँ पर दरवाज़ा खुलाई है, तुमने कहा कि बस से नीचे डायरेक्टली कूद मार लेते हैं, सीधे मैं खड़े हो जाऊंगी वहाँ पर, है ना। तो तुमने बस से नीचे जंप कर दिया। जैसे ही बस से नीचे जंप करोगे तुमको लगेगा कि तुम रेस्ट पे खड़े हो जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तुम जो मान लो बस की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो तुम 5 मीटर पर सेकेंड से आगे को गिरोगे, ठीक है। आगे को जैसे तुम जमीन पर टच भी होगे तो तुम आगे को गिरने लग जाओगे। किस स्पीड से गिरोगे, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, जिस स्पीड से बस वहां पर चल रही थी। और हो सकता है तुम बैलेंस ना बना पाओ और तुम गिर जाओ, है ना, रोड में तुमको लग भी सकती है। तो कहने का मतलब है कि जब भी अगर तुम्हारी बॉडी मोशन पे होती है, तुमको भले ही लगता है नहीं है कि तुम मोशन पे हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी अगर मोशन पे है और तो मोशन पे ही रहने की कोशिश करेगी, ठीक। जैसे मान लो कभी कभी एक्सीलेटर में जब कोई चलता है, एक्सकलेटर जो होते हैं जो मॉल में लगे रहते हैं या फिर बड़े बड़े जगहों को लगे रहते हैं, तो वो जब तुम ऊपर को उसमें सीढ़ी में चलते हो तो कई बार स्टार्टिंग में चढ़ते टाइम और उतरते टाइम बहुत ही अलग ही टाइप की फील होती है। जो नया नया चलता है तो उसको समझ में नहीं आता क्या हो रहा। तो जैसे ही तुम उतरने वाले होते हो तो तुम्हारी बॉडी क्या होती है, उसके साथ साथ मोशन पे होती है और तुम अगर अचानक से वहाँ पर पैर रखोगे तो तुम गिर जाओगे। तो तुमको क्या करना होता है, जैसे एक्सलेटर से जैसे ही नीचे पैर रखोगे तो सीधे रुक नहीं जाना होता, वहां पर एक दो कदम आगे को बढ़ना होता है, क्योंकि हमको एक्सीलेटर के साथ अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएं। एक्सीलेटर की के साथ जो तुम्हारी वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से बाहर उतरना होता है। तो इसलिए तुमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम डायरेक्टली वहां पर पैर रख देते हो तो तुम आगे की तरफ को गिर जाओगे। तो ये क्या चीज़ है, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहा मैंने, अगर कोई बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे ही रहने की कोशिश करेगी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। तो इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। एग्जैक्टली सेम है जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। सो स्टूडेंट अब अगली चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया का थर्ड पार्ट, जो कि है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, जैसे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इनर्शिया ऑफ मोशन था, एग्जैक्टली सेम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी है। अगर कोई बॉडी जिस डायरेक्शन में जाना चाह रही है तो वो उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू इट। सेम फॉर्मूला, सेम डेरिवेशन, सब कुछ सेम, बस यहाँ पर डायरेक्शन जोड़ देना है। अब होगा क्या जरा समझिए। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक रोड है, इस तरह से एक रोड है, इस तरह से एक रोड चल रही है, ठीक है, इस तरह से एक रोड चल रही है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक गाड़ी है, एक गाड़ी इस तरह से चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ कि अचानक से यहाँ पर से एक मोड़ आया, एक मोड़ आया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो ये गाड़ी है, मान लो ये अभी ये ए पॉइंट पे है
और ये पॉइंट, ये इस बी पर जाना चाह रही है, ये इस बी पॉइंट पे जाना चाह रही है, क्योंकि गाड़ी को मोड़ना है भाई, रोड ही वहीं को है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब ये गाड़ी को मोड़ रही है, तो ये गाड़ी जब यहाँ से कंटिन्यूसली फुल स्पीड से आ रही है, तो ये गाड़ी कंटिन्यूसली इसी डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगी, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इसकी जो गाड़ी है वो हमेशा किस डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगी, इस डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगी। अब गाड़ी वाले ने क्या किया, अचानक से स्टीयरिंग को मोड़ दिया, और ड्यू टू फ्रिक्शन, कुछ फ्रिक्शन का यूज़ करते हुए तुमने क्या किया, गाड़ी किस डायरेक्शन में चलेगी, बी की डायरेक्शन में तुम ले जाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन गाड़ी किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, यहाँ की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये सी पे जाने की कोशिश कर रही है। तुमको ले जाना है बी पे, लेकिन गाड़ी कहाँ जाना चाह रही है, सी पे। क्यों? क्योंकि सी ही उसकी लाइन पे है, सी ही उसकी स्ट्रेट लाइन में है ना। तो सी की डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, बट होगा क्या, गाड़ी तो चली जाएगी बी पे। तो अब तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी मोड़ पे, यानी कि गाड़ी या बस या कार जब किसी मोड़ पे होती है, तो जब वो गाड़ी इस मोड़ पे होती है तो तुमको लगता है कि बाहर की तरफ को एक धक्का लग रहा है, बाहर की तरफ को एक धक्का लग रहा है ना। तो धक्का क्यों लगता है तुमको, धक्का क्यों लगता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, वो गाड़ी भी उस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गाड़ी वाला तो उसको मोड़ ले रहा है ना। तो गाड़ी वाला मोड़ ले रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा इंटेंशन ऑफ मोशन क्या है, सी पे जाने का। इंटेंशन ऑफ मोशन क्या है, सी पे जाने का। फिर से देखिए, डायग्राम बहुत गंदा सा हो गया है। इस तरह से एक मोड़ है, ठीक है, इस तरह से एक मोड़ है। अब देखिए क्या हुआ, ये गाड़ी है, ये गाड़ी इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रही थी, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन में ही जा रही थी। अब ये मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि ए पॉइंट है, और तुम ए से बी पे जाना चाह रहे हो, क्योंकि खाई में तो कोई नहीं गिरना चाहेगा ना। तो अब क्या हुआ कि तुम्हारी गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रही है, और इनर्शिया और डायरेक्शन की वजह से तुम स्ट्रेट ही जाना चाह रहे हो, तुम्हारी गाड़ी भी स्ट्रेट ही जाना चाह रही है। लेकिन अचानक से गाड़ी वाले ने कहा कि चलो बी पे जाना है, रोड वहीं को है, तो मोड़ ली गाड़ी को। लेकिन अब क्या हुआ, वो बी की तरफ को तो मोड़ लेता है, इसकी तरफ को तो मोड़ लेता है, लेकिन उसका जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से वो गाड़ी जाना चाहती है यहाँ सी पे। तो अब देखो, ये सी की तरफ को हमको एक फोर्स लगता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली सी की तरफ को जाना चाह रहे हैं, कंटिन्यूसली सी की तरफ को जाना चाह रहे हैं। तो हमारा इंटेंशन है सी की तरफ को जाने का, और लेकिन हमको जाना कहाँ पड़ जाता है, बी की तरफ को, क्योंकि रोड ही वहीं को है ना। तो इस सी की तरफ को तुम्हारा इंटेंशन ऑफ मोशन है, तो तुमको बाहर की तरफ को एक फोर्स लगता है इसी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो जब भी हम एक गाड़ी पे बैठे होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमको बाहर की तरफ को एक धक्का लगता है ना, जहाँ को मोड़ होता है उसके अपोजिट हमको एक धक्का लगता है। तो किसकी वजह से लगता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो ये रोड है, इस रोड पे यहाँ पर कंकड़ पत्थर है, इस तरह से कंकड़ पत्थर है ना। तो कंकड़ पत्थर है, तो अब क्या किया कि गाड़ी वाला जब इसको मोड़ रहा था बी की तरफ को, तो उसका टायर के साथ फ्रिक्शन बनानी, तो कहाँ जाओगे, सीधे यहाँ खाई में, सीधे खाई में गिर जाओगी। किसने गिराया तुमको खाई में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ने, है ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं बन पाता उसके रूट में टायर के साथ, तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से तुम कहाँ जाओगे, सीधे खाई में जाओगे। ओके, यहाँ को कभी नहीं गिरोगे, समझो जरा सा। अगर फ्रिक्शन अगर मान लो नहीं बना, तो तुम यहाँ को कभी नहीं गिरोगे, हमेशा गिरोगे आगे की तरफ को। क्यों? क्योंकि जहाँ को तुम्हारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जहाँ को तुम्हारी पहले डायरेक्शन है, तुम उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करोगे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बच्चों, जैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहा मैंने, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसके अपने, जब तक वो अपने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है, उसको ही बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, चलिए अब उसके बाद, जैसे इसका एग्जांपल मैंने कहा कि व्हेन अ कार गोज डाउन अ कर्व सडनली द पर्सन सिटिंग इनसाइड इट इज थ्रोन आउटवर्ड। तो जब कोई कार में बैठा रहता है और वो एक कर्व रोड पे जाता है, तो उसको बाहर की तरफ को एक धक्का लगता है ना। तो इसी को ही बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ रोटेशन। अब इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या चीज़ है समझिए। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स रोटेशनल एक्सिस, या इट्स रोटेशन बोल दो, है ना। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स रोटेशन। ठीक, अब देखिए ये क्या चीज़ है, ज़रा समझते हैं इसको। अगर मान लो कोई बॉडी कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, कंटिन्यूसली गोल गोल रोटेट कर रही है, तो वो बॉडी कंटिन्यूसली अपने रोटेशन को बनाए रखने की कोशिश करती है। जैसे देखिए, ये अगर मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ये असल में बिल्कुल एक गोल हमारे रिंग की तरह है, मैंने उसको खड़ा करके रखा है इसलिए इस तरह का दिखा रहा हूँ। उसमें मैंने मान लो ये उसका इस तरह से एक छल्ला है, मतलब ये एक रिंग है, ठीक है। तुमने देखा होगा ना, एक टाइम पे बच्चे वो चलाते थे स्पिनर टाइप का जो होता था स्पिनर। तो स्पिनर में हमने देखा है कि वो उसको एक बार हिट करते थे तो स्पिनर चलते रहता था, चलते रहता था। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो वैसे तो वो स्पिनर 1-2 मिनट तक चलता था, उसके बाद रुक जाता था, लेकिन वो रुकता क्यों था, ड्यू टू फ्रिक्शन।
क्योंकि वो उसके जो बॉल्स होते थे अंदर के बेयरिंग्स होते थे, वो बेयरिंग्स वहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट करते थे, उसकी वजह से रुक जाता था। अगर मैं उसके अंदर एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट करूँ कि उसमें बेयरिंग का फ्रिक्शन बिल्कुल जीरो कर दूँ, तो वो कंटिन्यूसली वो चलते रहेगा, गोल 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 चलते रहेगा, उसका रोटेशन कंटिन्यूसली चलते रहेगा, वो कभी रुकेगा ही नहीं, है ना। तो क्यों नहीं रुक रहा है? इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से। उसको रोकने वाला कोई नहीं है फिर। वैसे तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, फ्रिक्शन की वजह से हमारी दुनिया में सारी की सारी चीज़ें रुक जाती हैं, है ना। कोई मोशन पे है तो वो रुक जा रहा है। तो कहने का मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर एक रोल तो प्ले करता है, बट फ्रिक्शन अगर मैंने कहा कि वो स्पिनर में वहाँ पर अगर फ्रिक्शन को हम जीरो कर दें तो वो कंटिन्यूसली वहाँ पर रोटेट करते ही रहेगा, है ना। तो इनर्शिया ऑफ रोटेशन यही कहता है कि अगर कोई बॉडी रोटेट करती है तो कंटिन्यूसली अपने आपको रोटेट करने की कोशिश करते रहती है ना। चलिए, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल और मैं देने वाला हूँ, शायद आपको समझ में आए ना आए, ट्राई करते हैं। आपने देखा होगा कोई एक घास काटने वाली मशीन होती है ना, ग्रास कटिंग मशीन होती है, घास काटने वाली मशीन। तो उस पर देखा होगा, अगर आपने कभी देखा होगा, या गन्ना से जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक जो गन्ना जूसर होता है उसके बगल पे जो चाहे हाथ से घुमाने वाली मशीन हो या मोटर वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो वहाँ पर ना एक बड़ा सा लोहे का टायर लगा रहता है, बड़ा सा लोहे का टायर, है ना। ये टायर कुछ इस तरह का बना होता है, बहुत ही हैवी होता है, बहुत ही भारी, है ना। इस तरह का एक टायर लगा रहता है, ठीक है। इस टायर का नाम होता है फ्लाई व्हील। इस टायर का नाम होता है फ्लाई व्हील, इसको बोलते हैं फ्लाई व्हील, है ना। फ्लाई व्हील से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बाद में, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जब करोगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे, वहाँ पर काम आएगा, मैकेनिकल में स्पेशली। तो फ्लाई व्हील का क्या काम होता है जरा समझिए। ये जो फ्लाई व्हील होता है ना, ये बस भारी होता है और उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जरा देखिए, बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, हैवी लोडेड। घास काटने वाली मशीन हो या गन्ना जूसर हो, गन्ना का जूस निकालने वाली मशीन, है ना। तो उसमें एक ये मोटर के बगल पे ना, ये मोटर होगा, उसके बगल पे एक फ्लाई व्हील अपने आप लगाया रहता है। अब देखिए होता क्या है, जब आप मोटर को चलाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा जब ताकत लगाओगे तो ये फ्लाई व्हील को घुमाने में आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी स्टार्टिंग में, है ना। बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी फ्लाई व्हील को घुमाने में। अब देखिए, जब एक बार फ्लाई व्हील घूम गया बहुत सारी ताकत तुम्हारा यूज़ करते हुए, ठीक है, एक बार ये घूम चुका है गोल गोल, तो अब क्या हुआ, देखिए जब हम गन्ने से जूस निकालते हैं तो उस टाइम देखते थे कि स्टार्टिंग में तो जो मशीन है वो आराम से घूमती है, लेकिन गन्ना का जूस निकालने वाला आदमी क्या करता है, गन्ने को फोल्ड कर करके उसको इतना मोटा बना देता है। और जब वो दो वहां पर उसके जो दो टायर जैसे होते हैं उनके बीच में जाता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो घूमने में वहां पर प्रॉब्लम करते हैं। तो जब घूमने में प्रॉब्लम करते हैं तो डेफिनेटली उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है घूमने के लिए, तो मोटर उतनी एनर्जी तो दे नहीं पाएगा अचानक से। तो जो फ्लाई व्हील होता है ना, फ्लाई व्हील कंटिन्यूसली रोटेशन कर रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा हो, इतना भारी होने की वजह से इसका इनर्शिया ऑफ रोटेशन भी ज़्यादा है। इनर्शिया ऑफ रोटेशन मतलब इसको रोकने के लिए भी हमको बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, क्योंकि एक बार ये घूम चुका है, इसको रोकने के लिए भी ज़्यादा ताकत चाहिए। तो अब ये कंटिन्यूसली घूम रहा है। तो अब क्या होता है कि ये कनेक्टेड होता है अल्टीमेटली वो जो घूमने वाले उसके अंदर बेयरिंग होते हैं उसके उनसे कनेक्ट होता है, ये जो दो इस तरह से घूमते हैं तो इनसे कनेक्ट होता है। तो जब ये गन्ना वहां पर फंस जाता है तो उसको एनर्जी कौन देता है, ये फ्लाई व्हील, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसको रोकने के लिए एक एनर्जी चाहिए। तो ये एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता है वो घूमने वालों को। सेम घास काटने वाली मशीन में भी होता है। घास काटने वाली मशीन में भी हम देखते हैं कि वहां पर एक इतना बड़ा सा व्हील लगा होता है ना। वो व्हील ना वहां पर वो घास काटती है ना कुछ काम का होता है, बस वो कब काम आता है, जब तुम्हारे पास वहां पर वो मशीन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, तो मोटर से न लेके फ्लाई व्हील के इनर्शिया को यूज करते हुए उसको रोटेट कर देती है। आया समझ बच्चों? जैसा एक और एग्जांपल इसका देख सकते हैं कि साइकिल है, आपकी साइकिल है ना। तो साइकिल में हम देखते हैं कि जब अगर आप पैडल मारते हो तो साइकिल का टायर घूमता है, और जब साइकिल चलनी स्टार्ट हो जाती है तो क्या फिर आपको पेडल मारते रहना पड़ता है? नहीं, आप थोड़ी देर आप उसमें रेस्ट भी कर सकते हो और साइकिल चलते रहती है। तो साइकिल क्यों चल रही है? क्योंकि साइकिल का टायर कंटिन्यूसली रोटेशन में है, तो रोटेशन में रहने की कोशिश कर रहा। चलो आप कह दोगे सर जब साइकिल चल रही तब तो इनर्शिया मोशन की वजह से हम सीधा आगे को जाना चाह रहे हैं इसलिए टायर अपने आप घूम रहा। चलो ये आपने बहुत बढ़िया कह दिया, लेकिन हम चलो उसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने साइकिल को सीधे खड़ा ना करके उल्टा खड़ा कर दिया, है ना, उल्टा खड़ा कर दिया। उसके बाद साइकिल अब जमीन पे नहीं चल रही, उल्टी करके कभी कभी खड़ा करते हैं ना उसका वो पंचर लगाने के लिए या सारी चीज़ों के लिए। अब आपने उसको हिट किया उसके टायर को, टायर उसका घूमता है। तो टायर उसका घूमता है तो टायर आपने तो जब तक हिट किया तभी तक उसको चलना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि टायर कंटिन्यूसली घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो क्यों घूम रहा हो? वो घूम रहा है इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से, क्योंकि अपने आप को कंटिन्यू रोटेट करने की कोशिश कर रहा। लेकिन ड्यू टू फ्रिक्शन वो रुक जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर वहां पर फ्रिक्शन को जीरो कर दिया जाए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया जाए, बाकी सारे के सारे एक्सटर्नल कॉज को जीरो कर दिया जाए, तो वो कंटिन्यूसली रोटेट करते रहेगा, कंटिन्यूसली। इसका एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मान लो तुम फ्री स्पेस में गए जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है, वहां पर तुम एक गोल चीज को लेके, टायर को लेके उसको घुमा दिया।
अब वो ज़िंदगी भर चलते रहेगा, गोल गोल घूमते रहेगा वो ज़िंदगी भर क्या, हज़ारों करोड़ों अरबों साल तक, जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं आता है उसको रोक दे जो, है ना, वो कंटिन्यूसली घूमते रहेगा। तो एक इसका एग्जाम्पल है इनर्शिया ऑफ रोटेशन का। इसका एक और बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ। जैसे देखिए, आपने देखा होगा जो बड़े वाली गाड़ियाँ होती हैं, बाइक होती हैं, जैसे स्पेशली जो है स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं, हम कह सकते हैं कि जो भारी गाड़ियाँ हैं, जैसे बुलेट होगी आपकी, है ना, या एनएस होगी आपकी, या फिर आपकी पल्सर की जो हैवी 200 सीसी, 300 सीसी, 400 सीसी इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं। तो तुमने देखा होगा कि उसका पीछे का टायर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मोटा भारी बनाया जाता है। आगे का टायर हैवी नहीं बनाया जाता, लेकिन पीछे का टायर बहुत ज़्यादा हैवी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्ट करने के टाइम पे उसको एनर्जी तो देनी पड़ती है, लेकिन जब हम मान लो एक्सीलेटर नहीं दे रहे हैं तो वो टायर कंटिन्यू घूमते रहे, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, गाड़ी का मास भी बहुत ज़्यादा है। तो उस मास को बैलेंस करने के लिए पीछे का टायर बहुत ज़्यादा हैवी बनाया जाता है, ताकि वो इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से घूमे, जिससे कि वो गाड़ी कंटिन्यू चलते रहे। क्योंकि अगर मान लो उसमें छोटा टायर लगा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल भारी गाड़ी में छोटा टायर लगा देते हैं, है ना, स्कूटी का जैसा टायर लगा देते हैं बुलेट में, तो क्या होगा कि जब तक तुम एक्सीलेटर दे रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन एक्सीलेटर छोड़ते ही तुम्हारी गाड़ी ज़्यादा आगे तक जा ही नहीं पाएगी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर के बाद रुक जाएगी, क्योंकि उसका इनर्शिया ऑफ रोटेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसका मास छोटा है तो उसका इनर्शिया ऑफ रोटेशन भी कम होगा छोटे टायर का। तो इसलिए उसके पीछे बड़े हैवी टायर डाले जाते हैं, जिससे कि वो अपने मोशन को कंटिन्यू रख पाए और उतनी भारी गाड़ी को भी आगे को चला पाए। इसलिए जितनी लोडेड, जितनी भारी गाड़ी आपकी होगी उतना ही भारी उसमें टायर भी लगाया जाएगा, ताकि उसका इनर्शिया ऑफ रोटेशन की वजह से वो उसकी स्पीड को कंटिन्यू रख सके। समझ में आ गया होगा? ओके। जैसे बच्चों, इनर्शिया ऑफ रोटेशन का एक और एग्जांपल बहुत बार आपने सुना होगा कि जैसे बाइक है ना, जो पहले के टाइम की बाइक होती थी जिनमें एबीएस नहीं होता था, तो उसमें जनरली ये कहा जाता था कि अगर बाइक बहुत ही स्पीड में है तो आगे का ब्रेक मत मारो, पीछे का ब्रेक मारो, कहते हैं जनरली, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते थे। तो पीछे का ब्रेक मारो क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही तुम ब्रेक, मान लो आगे का ब्रेक तुमने दबा दिया, तो आगे का टायर हल्का होता है तो वो तो रुक जाएगा, जल्दी से रुक जाएगा, लेकिन पीछे वाले टायर गोल गोल घूमते रहेगा, गोल गोल इसलिए घूमते रहेगा ज़्यादा देर तक और ज़्यादा तेज से घूमते रहेगा। क्यों? क्योंकि पीछे वाले का टायर रोकने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, और उसको तो हम ब्रेक मार ही नहीं रहे, उसको तो हम दबा ही नहीं रहे ब्रेक को। तो कहने का मतलब है कि जब वो घूमते रहेगा तो हमारे आगे वाला टायर तो रुक गया, लेकिन पीछे वाला कंटिन्यू मोशन पे है और तुम्हारी बाइक वहाँ पर रपट जाएगी। बाइक इस तरह से चल रही थी, आगे वाला टायर रुक गया और पीछे वाला टायर घूम के आगे को तुम रपट जाओगे, है ना। जनरली ऐसा ही देखा जाता है जब हम आगे वाले में अचानक से ब्रेक लगाते हैं और पीछे वाला टायर कंटिन्यू घूमते रहता है, जिसकी वजह से बाइक वहाँ पर रपट जाती है। तो इसलिए जनरली इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जब गाड़ी बहुत ही स्पीड में हो तो पीछे वाले ब्रेक को ज़्यादा दबाओ, आगे वाले को कम दबाओ, ताकि पीछे वाले में उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा उसका इनर्शिया है तो ज़्यादा उसके पास एनर्जी है रोटेशन की, तो उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है।